लिखो हेडिंग। आज हम जानेंगे पॉप टेस्ट। ये तो बहुत बेकार हो गया है। पॉप टेस्ट आपसे लघु उत्तरी में पूछ लेगा कि पॉप टेस्ट किसे कहते हैं। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखो ध्यान से, मान लो कोई एक शीशे का परख नली है, उसमें क्या भरा है? हाइड्रोजन गैस है ना। तो उसके पास करा है, हाइड्रोजन गैस के पास है, तो मतलब उसके पास जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो उसमें से पॉप की आवाज़ आती है। जैसे देखो दिया बुझने लगता है, दीपक से भग भग कुछ आवाज़ निकलता है ना। ऐसे इसमें भी अगर हाइड्रोजन गैस से भरा कोई परख नली है, इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लाओगे तो इसमें पॉप की आवाज़ आती है। तो इसलिए इसका नाम हो गया पॉप टेस्ट। इसका यूज क्यों करते हैं? पता करने के लिए। कहीं पे अगर चेक करना है कि हाइड्रोजन है कि नहीं, तो उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे, अगर उसमें पॉप की आवाज़ आ जाएगी तो हम लोग जान लेंगे कि क्या है, इसमें हाइड्रोजन गैस है ना। अब जैसे कभी गैस सिलेंडर में लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेटर के पास माचिस जलाते हैं, लेके जाते हो ना। यहाँ आवाज़ नहीं आएगी, जल जाएगा अगर निकलता रहेगा ना। तो हम भी यहाँ क्या करते हैं, माचिस या लाइटर कुछ भी जलाते हैं, अगर यहाँ पे निकल रहा होगा तो जल जाएगा, नहीं निकल रहा होगा नहीं जलेगा। तो हम लोग इससे पता चल जाता है कि हाँ गैस बाहर नहीं है ना। तो ऐसे इसमें भी चेक किया जाता है, मोमबत्ती जला के ले जाते हैं तो पॉप की आवाज़ आती है, तो अब पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है। आगे लिखो दूसरा नेक्स्ट। इसमें कुछ नहीं है, बस समझ आया ना। हाइड्रोजन से भरी एक परख नली में उसके पास ये जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो उसमें से क्या आती है? पॉप की ध्वनि आती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉप टेस्ट। इसको हम सिर्फ हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए करते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। आप लोग में जगह रहे तो पूरा लिख देना वहाँ तक।
अभिक्रिया। ठीक, अब हम कल देखे थे हम लोग धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसा हुआ था अम्ल और क्षार का ना। क्या होता था, अम्ल और क्षार को हम जब धातु के साथ अभिक्रिया कराते थे तो लवण बनता था तथा हाइड्रोजन गैस निकलती थी, यही होता था ना। आज हम देखेंगे धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो चलो इसमें लिख लो, पहले तो वैसे ही लिख लो अम्ल के साथ, इधर लिख लो क्षार के साथ। अम्ल के साथ क्षार के साथ जैसे कल लिखे थे। क्षार के साथ क्षारक कहते हैं, क्षारक के साथ मार्कर चेंज करने दो। चलो इसमें लिखो आप लोग अम्ल, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट के रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण तथा जल। उसमें नहीं हो पाएगा क्या, इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनता है लवण प्लस CO2 प्लस जल। चलो पहले इधर कंप्लीट कर लेंगे तब उधर का लिखेंगे। ठीक, सिर्फ इधर देखिए, पहले अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट का हम कहेंगे रिएक्शन तो क्या होगा, लवण बनेगा CO2 प्लस जल। तो इसमें से आप अम्ल का कोई एग्जाम्पल ले लो। 2HCl किसका फार्मूला है, HCl, हाँ, तो NaCl इक्वलाइट है प्लस CO2 गैस है प्लस H2O क्या है, लिक्विड। ध्यान से देखो, अम्ल या Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हम धातु कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट किसे कहेंगे, जैसे आप लोग को पढ़ाए थे ना, SO4 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, सल्फेट। ठीक है, लास्ट में 2 रहता है तो डाई पढ़ते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लास्ट में 3 रहेगा तो उसे हम पढ़ेंगे कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेट। SO4 को पढ़ते हैं सल्फेट। कहीं पे CO3 लिखा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। अगर सोडियम के साथ जुड़ा है कार्बोनेट तो क्या पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अगर यहाँ पे पोटेशियम लिखा होता, CO3 लिखा होता तो क्या पढ़ते, पोटेशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हम अम्ल का धातु कार्बोनेट, धातु क्या है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनता है, लवण तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे Na से मिल के Cl नमक बन गया, बाकी यहाँ पे एक C बचा, और यहाँ पे देखो C तो एक ही है ना, ये तो क्लोरीन है। ठीक, तो यहाँ पे 2 डबल क्लोरीन था तो यहाँ भी डबल क्लोरीन है, डबल Na है, डबल Na, CCO, एक वो उधर चला गया। ठीक, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, समीकरण बैलेंस है ना। अब इसमें एक और लिख लो, किसके साथ, बाई कार्बोनेट के साथ, अम्ल प्लस धातु बाई कार्बोनेट। अब बाई कार्बोनेट क्या होता है ये भी देख लो, बाई कार्बोनेट। अभी किसके साथ कराएं, धातु कार्बोनेट के साथ। अब देखेंगे धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्या बनता है। तो इसमें देख लो ध्यान से,
लवण CO2 जल वही बनेगा इसमें भी, लवण प्लस CO2 प्लस जल। अम्ल में हमको वही लेना है HCl, धातु बाइकार्बोनेट लेना है ना। देखो बाइकार्बोनेट का फार्मूला बता रहे हैं, सॉलिड है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। चलो ध्यान से देखो, अम्ल का हम धातु बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, तब भी क्या बनेगा, लवण और CO2 जल, यानी नमक और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो यहाँ पे अम्ल लिए हैं HCl, धातु बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है H बीच में आ जाता है तो उसे हम पढ़ते हैं बाई, ठीक। जब भी H बीच में आ जाएगा उसे बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे। तो जो देखो ये होता है, ये धोने वाला सोडा होता है, ठीक। इधर देखो ये धावन सोडा धोने वाला सोडा में यूज होता है, ये जो बाइकार्बोनेट है खाने वाला है, ठीक। इन दोनों में सिर्फ यही अंतर है, ये धोने वाला है, इसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं या धावन सोडा बोलते हैं। ये खाने वाला है, इसे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा बोलते हैं, जो पाउडर पूड़ी में डालते हो ना, खाने वाला या किसी भी चीज़ में। तो ये है धातु बाइकार्बोनेट NaCO3, याद कर लेना, खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा NaCO3, और ये धातु कार्बोनेट है धोने वाला सोडा Na2CO3। इसमें कुछ और पानी भी रहता है × 10H2O। तो इसमें देखो ये भी बन गया, सोडियम और क्लोरीन नमक बन गया, बाकी यहाँ पे CO3, यहाँ CO2 हो गया, एक को इसमें से बचा, और यहाँ पे H है, यहाँ पे एक है तो H2O, ठीक। तो ये हो गया अम्ल का धातु कार्बोनेट और अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, इतना लिख लो, ठीक। उसके बाद इधर का बता रहे हैं, उतार लिए हो। चलो देखो क्षार के साथ जो धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट हैं, ये क्षार के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। आप लोग में जगह होगा तो इसी के नीचे लिख लेना, कोई अभिक्रिया नहीं। क्या होता है, कोई अभिक्रिया नहीं करते। चलो कम हो गया, याद नहीं करना पड़ा आप लोग को, कोई अभिक्रिया नहीं, ठीक। इधर क्या करेंगे, क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। अब आप लोग न्यू हेडिंग लिखो, चूने के पानी का टेस्ट। चूने के पानी का टेस्ट एग्जाम में आ जाएगा। चूने के पानी का टेस्ट कैसे करते हैं तो आप लोग को बताना है। इधर सब लोग उतार लिए थे ना, चूने के पानी का टेस्ट। ऊपर वाला हम मिटा दिए, नहीं मिटाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, इधर लिखो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, उत्पादित यानी जो प्रोड्यूस होता है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड। हेडिंग लिखो ना, चूने के पानी का टेस्ट लिख लो जो ना लिखा हो। चूने के पानी का टेस्ट, चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के साथ, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी लिखना, चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, पानी दूधिया हो जाता है। दूधिया जानते हो ना, चाक,
दूधिया कलर। पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। लिख लो इसका इक्वेशन। CaOH का ट्वाइस, पानी का फार्मूला याद है सूत्र ना? चूने का पानी का फार्मूला क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूने का सूत्र है, खाने वाला चूना, कली चूना। ठीक, पानी में क्या बताए थे? चूने का सूत्र ये था CaO, इसमें पानी मिला दो H2O, तो क्या बन जाएगा? चूने का पानी। तो रिएक्शन कराओ Ca, उसके बाद देखो OH, 2 बार O है 2 बार H है ना, तो OH लिख के OH का ट्वाइस या 2 बार। ठीक, तो ये है चूने का पानी। चूने में पानी डाल दो, चूने का पानी बन गया बस। तो ये सूत्र है CaOH का ट्वाइस चूने का पानी। किसके साथ रिप्रोवाइड कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कैसा हो जाता है? दूधिया कलर का। तो दूधिया कलर का जो हो जाता है वही आप फार्मूला लिख लो, CaCO3। CaCO3 ये होता है सॉलिड के रूप में प्लस H2O। ये तो हम लोग लिख दिए क्या? प्लस H2O। इसे बोलते हैं सफ़ेद अवक्षेप, जो दूधिया हो जाता है, सफ़ेद अवक्षेप। ध्यान से देखो, अब कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ प्रवाहित करने पे क्या हो जाता है? दूधिया कलर का हो जाता है। तो चूने का पानी हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, उसमें चूने के पानी के साथ उसको प्रवाहित कर देंगे। ठीक, अब मान लो जैसे एक पाइप है, उसमें चूने का पानी है, उसी में मान लो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो। ठीक, पूरा चूने का पानी या किसी भी बर्तन में रहे, चूने का पानी क्या हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो पानी था ये चूने का पानी था। ठीक, इस तरह से चूने का पानी का टेस्ट होता है। अब आगे लिखो आप लोग, इसी में थोड़ा नीचे करके लिख लेना, नीचे हेडिंग से, अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, तो देखो क्या रिएक्शन होता है? CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, CaHCO3 का ट्वाइस इक्वलाइट, जल में घुलनशील, देखो ध्यान से, कर आए अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित कर दोगे तो क्या बन जाएगा? इसमें देखो अभी तो CO2 है ही ना, CO2 अभी रिएक्शन हो कि ये बना था, और CO2 इसी में प्रवाहित कर दो, करा अधिक मात्रा में CO2, तो इतना देखो बना था, वही वाला यहाँ पे लिखा है, इसमें और CO2 मिला दिए, तब क्या बन जाएगा? तब ये जो सफ़ेद अवक्षेप दूधिया के रूप में हमको मिलता था, ये क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील, यानी पानी की तरह हो जाएगा। तो मतलब जैसे चूना होता है ना, तुरंत घुल जाता है, वैसा हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा ये ठोस रहता है। ये जो सफ़ेद अवक्षेप है सॉलिड लिखा है ना, ठोस, अगर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओगे तो जल में घुलनशील हो जाएगा। लिख लो, अगर कभी पूछेगा है आपसे डायरेक्ट कि मतलब सफ़ेद अवक्षेप में अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील हो जाता है। लिख लो इसको, हो गया।
CaOH का ट्वाइस, फार्मूला दोनों अच्छे से याद कर लो, ठीक है। न्यू हेडिंग लिखो आप लोग, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अभी क्या था, धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया हुई, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, अम्ल और क्षारक की ही परस्पर अभिक्रिया कराएंगे। जैसे एक दिन अभिक्रिया हुआ था अम्ल एवं क्षारक की, तो क्या बनता था, लवण तथा जल। अम्ल और क्षारक की हम लोग लड़ाते हैं आपस में, तो वो लोग दोनों का प्रभाव नष्ट हो जाता है, अम्ल तथा और जल तथा लवण बनता है। तो लिख लो इसमें, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया, तो लिखो इसमें किसके साथ कराएंगे, अम्ल की क्षारक के साथ। अम्ल का अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं क्षारक के साथ, तो क्या बनता है बताओ, लवण तथा जल। तो लिख लो अपने आप से, लवण तथा जल। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण तथा जल। अब इसी में नीचे हेडिंग लिख लो, इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि देखो अम्ल का एक प्रबल अम्ल है, जैसे मान लो प्रबल क्षार है, दोनों को हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, दोनों क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है ना, किसी का गुण नहीं बचता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसे उदासीन अभिक्रिया है ना, मतलब उदासीन है, ये क्या है, कोई भी नहीं बचता, न तो अम्ल न क्षार। ये जो लवण है और जो जल है, दोनों आपसे कभी भी कोई पूछेगा ये कैसे हैं, अम्ली हैं कि क्षारी, तो ना ये अम्ली हैं ना क्षारी हैं, दोनों क्या हैं, उदासीन हैं। चाहे आप नमक खाओ वो भी नहीं अम्ली होता, ना कड़वा होता है, और जल पियो वो भी अम्ली नहीं होता, ना क्षारी होता है, ठीक। तो कैसे होते हैं, उदासीन, क्योंकि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के रिएक्शन कराने पर ये बने हैं, तो लवण और जल उदासीन होते हैं। तो आपसे पूछेगा हेडिंग, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिख लो, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। पानी है इसमें दो थोड़ा। जब अम्ल द्वारा, लिखो, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, और परिणाम स्वरूप, परिमाण नहीं परिणाम ना, परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं।
तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। अभिक्रिया होती है। देखो कह रहा है जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, ये दोनों आपस में जब लड़ते हैं, इसके द्वारा इसका, इसके द्वारा इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, लवण और जल प्राप्त होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लिख लो एग्जाम्पल में। उदाहरण लिख के दिखाओ सब लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया का। अभी ऊपर लिखे थे ना, बस फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिख के दिखाओ आप लोग। क्या लिखना है? अम्ल का फार्मूला, क्षार का, लवण का लिख दो, जल का लिख दो। अपने आप अभिक्रिया रिएक्शन तैयार है। लिखो जल्दी। अम्ल का क्या होता था? HCl, ठीक। क्षार क्या है? NaOH, प्रबल क्षार। बनता क्या है? लवण। लवण का नाम फार्मूला याद है? NaCl प्लस जल का फार्मूला H2O। बस हो गया। चलो नोट करो आगे। देखो हम किसके साथ किसका कराएंगे तो क्या होगा? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल का हम दुर्बल, ये अलग क्यों लिख रहे हैं? प्रबल अम्ल का दुर्बल क्षारक के साथ रिएक्शन करेंगे, दुर्बल क्षारक के साथ। तो क्या मिलेगा हमको? अम्लीय लवण प्लस जल। अम्लीय लवण प्लस जल। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक का देख लो। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक। तो क्षारीय लवण मिलेगा। अम्लीय लवण मिला था, इस बार क्या मिलेगा? क्षारीय लवण प्लस जल। उसके बाद प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक का लेंगे तो क्या होगा? प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक। लिख लो भी, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा ये। प्रबल क्षारक तो बनेगा उदासीन लवण प्लस जल। इधर का लाइट। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक तो क्या बनेगा फिर? उदासीन लवण प्लस जल। हो गया। ध्यान से देखो, ये अच्छे से समझ लो। चलो देखो ध्यान से। ये 4 पॉइंट हैं, बस इतने प्रकार से रिएक्शन हो सकता है। बस अभी हम लोग पढ़े थे, सिर्फ क्या पढ़े थे कि अम्ल और क्षारक का रिएक्शन करा दो
तो क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है। ये तो हम पता चल गया कि अम्ल और क्षारक का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा तो यही बनेगा, लवण तथा जल ना, नमक और जल। लेकिन इसमें क्या है, अम्ल दो प्रकार के, मतलब हम बताए थे ना, अम्ल दो होते हैं, एक क्षार प्रबल होता है, एक दुर्बल होता है। क्षार भी प्रबल होता है, दुर्बल होता है। इसमें चेंज कर करके लड़ाया गया है, रिएक्शन कराया गया है। अब सबसे पहले प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के साथ रिएक्शन करा दो तो बनेगा क्या, देखो लवण तो बनेगा ही, लेकिन कैसा लवण बनेगा, अम्लीय। अब क्यों बनेगा, देखो ध्यान से। मान लो एक पहलवान इधर से इधर मजबूत है ना, इधर कमज़ोर है, तो कौन जीतेगा, अम्ल वाला ना। अम्ल वाला पहलवान जीतेगा तो ये इसका कौन जीता, अम्लीय लवण, ठीक। और जल तो रहेगा ही ना। उसी तरह यहाँ पे देखो दुर्बल अम्ल है, अब इधर पहलवान कौन मजबूत है, प्रबल क्षारक, तो कौन जीतेगा, क्षारीय लवण, यानी ये वाला जीता। तो हम जब भी रिएक्शन कराएंगे प्रबल, जो प्रबल रहेगा वही बनेगा। प्रबल अम्ल का दुर्बल के साथ किए तो अम्लीय लवण बना। अब दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षारक है, तो क्षारीय लवण बनेगा, ठीक। अब देखो इसमें दोनों पहलवान सेम सेम है ना प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक जो हम लोग पढ़े थे अभी ना, रिएक्शन कराए थे, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का रिएक्शन होगा तो उदासीन लवण यानी न्यूट्रलाइजेशन साल्ट बनेगा प्लस जल। अब देखो इसमें भी है, मान लो दोनों पहलवान एकदम बराबर ही हैं, भले कमज़ोर है ना, तब भी क्या होगा, बराबर ही रहेंगे, ना तो ये जीतेगा ना वो जीतेगा, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे तब भी उदासीन, ठीक। तो समझ आ गया ना, दुर्बल दुर्बल रहेंगे उदासीन हो जाएंगे, प्रबल प्रबल रहेंगे तब भी उदासीन, और जिसमें जो ज़्यादा प्रबल रहेगा वही जीतेगा, ठीक। तो लिख लोगे ना, चलो ठीक है, नोट कर लो इसे। हेडिंग लिख लो, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। देखो अलग अम्ल का अलग अलग चीज़ों के साथ अभिक्रिया हो रही है। आपसे पूरा तो पूछेगा नहीं, एक पूछेगा, जैसे पूछ लिया कि अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया बताइए, क्या परिणाम निकलता है, उदाहरण सहित समझाइए। या तो कह देगा धातु कार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया होती है, या कह देगा धातुओं के साथ क्या होती है। तो इस तरह से अब पूछ रहा है धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड जानते हो क्या होता है, जैसे मान लो कोई धातु ले लो, सोडियम है, ठीक, इसमें ओ जोड़ दो तो ये क्या हो गया, धातु ऑक्साइड हो गया। तो इसे अम्ल और क्षारक हुआ था ना, हाँ ये पहले का किताब में क्षार देता था, इसमें क्षारक दे दिया है, हम लोग को उल्टा होता है ना, इसीलिए बार बार हाँ क्षार क्षारक तो है, वो तो अलग है, मतलब जैसे पहले किताब में क्षारक नहीं, क्षार इसका नाम था, और जो यहाँ पे क्षार दिया है वो क्षारक होता था। वो तो आप लोग को याद है ना, सभी क्षारक जो होते हैं वो सभी क्षारक नहीं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, अब सभी क्षार क्षारक नहीं हो सकते ना। सभी क्षारक क्षारक तो इतने पूरे हैं, मान लो इतने बॉक्स में, और इसमें से कुछ जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, उसे हम कहते हैं क्षार। तो जो क्षार हैं वो तो इसके खानदान के हैं, तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं हो सकते। कौन कौन हो सकते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक, इसको याद किए रहना। क्षारक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस, और क्षार क्या बोलते हैं, एल्कली, ठीक, भूल गए हो, एल्कली याद कर लेना। चलो लिख रहे हो ना, उसको मिटाएंगे बाद में। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक
ऑक्साइडो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। चलो इसमें हम लोग देखते हैं। तो पहले क्या लिखोगे, जिसका रिएक्शन होगा किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ। धात्विक ऑक्साइड लिख लो। किसके साथ कराओगे, अम्ल के साथ। क्या बनेगा, लवण तथा जल। देखो ज़्यादातर तो यही बन रहा है ना, लवण तथा जल। सही से लिखो, उसमें से दिखता नहीं सही से। धात्विक ऑक्साइड का अम्ल के साथ अपक्रिया रिएक्शन कराएंगे तो लवण तथा जल बनेगा। तो इसका फार्मूला लिख लो धात्विक ऑक्साइड का कोई। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड, तो देखो कॉपर हो गया मेटल्स यानी धातु, ऑक्साइड क्या हो गया O। जब भी लास्ट में आएगा तो हम लोग ऑक्साइड पढ़ेंगे। अगर OH आता है तो क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड ना। जैसे NaOH तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद कर लो, नहीं पीटेंगे। Cl2 रहेगा तो क्लोराइड पढ़ेंगे, OH रहेगा तो हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, O रहेगा तो ऑक्साइड पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान से। CO3 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, CO3 अभी बताया आज ही। लास्ट में CO3 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, भूल गए, कार्बोनेट। SO4 सल्फेट। इतना जल्दी भूल जाते हो, डेली डेली पूछेंगे पीटेंगे तब। सल्फेट किसे बोलेंगे, SO4 को। CO3 रहेगा तो कार्बोनेट, O रहेगा लास्ट में ऑक्साइड, OH रहेगा तो हाइड्रोक्साइड। ये सब सल्फेट लिखे हैं ना। SO4 है, जैसे अगर यहाँ पे आ गया तो क्या पड़ेगा, सोडियम सल्फेट। सल्फाइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। 2 रहेगा, डाई पढ़ते हैं ना, CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसमें लिखो, अम्ल में ले लो। ये देखो धात्विक ऑक्साइड हो गया, अम्ल ले लो HCl, तो क्या बनेगा, नमक। तो नमक बना दो। जिसमें क्लोरीन रहता है वो नमक होता है, CuCl2 प्लस इसका फार्मूला लिख दो, हो गया। समीकरण बैलेंस है CuCl 2 बार है, हो गया। H2 2 बार है, 1 हो गया। चलो, धात्विक ऑक्साइड का अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लवण तथा जल बन गया। तो इसमें लवण क्या है, CuCl2, जल क्या है, H2O। समीकरण बैलेंस है ना, Cu क्लोरीन 2 बार, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1। ठीक, उतार लो। नीचे लिखो इसमें ब्रैकेट में, नीचे लाइन से नोट करो। आज ज़्यादा हो गया क्या, चलो इतना है अभी, बस यही लास्ट। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। कॉपर क्लोराइड, इसे क्या पढ़ोगे, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। उसी नीचे लिख लो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति। ये नोट करके लिखो, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सब जगह पूछता है, या तो विकल्पी में अति लघुत्तरी में पूछेगा, इम्पोर्टेंट में लिख लो इसको। ये आगे धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। वहीं जहाँ लिख रहे थे नोट आगे लिख लो, बस इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये पूछता है। हाँ, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति, हाँ ये देखो
प्रवृत्ति यानी नेचर। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्योंकि ये अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, CuO, MgO। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि ये रिएक्शन करके लवण तथा जल बनाते हैं, इसलिए इनकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। तो धात्विक ऑक्साइड कौन कौन है? CuO, MgO, ऐसे बहुत से हैं। ठीक, अब आपसे इसी का उल्टा पूछेगा, अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति, जब अधात्विक वाला लिखाएंगे तब अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति तो अम्लीय होती है, उल्टा बोलना है। ठीक, धात्विक वाले क्या होगा? क्षारीय, अधात्विक वाले का अम्लीय। यहाँ पर भी हम सिर्फ धातु का जान रहे हैं। हो गया इतना? चलो बस करो, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग पूरा याद कर लेना। ठीक, इसमें देखो जैसे है वो क्या पढ़ेंगे? कॉपर ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये लास्ट में आ गया क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड। ठीक, CO2। देखो ध्यान से पहले इसको हम पढ़ते हैं, तो इसको आज जान लो, कहीं पे लिख लेना। ध्यान से देखो इधर, इसको आप लोग लिख लेना। अगर कोई नंबर एक बार रहता है, एक रहेगा तो इसे मोनो पढ़ेंगे। ठीक, 2 रहेगा तो डाई पढ़ते हैं, 3 रहेगा तो ट्राई पढ़ते हैं, 4 रहेगा तो टेट्रा पढ़ते हैं, टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा पढ़ते हैं। इसको लिख लेना। ठीक, देखो इसे एग्जाम्पल एक इसका लिख दे रहे हैं। CO, तो इसको क्या पढ़ेंगे? CO2। ट्राई किस में आता है? SO3, ट्राई वैलेंट। इसका एग्जाम्पल नहीं आ रहा है। CCl4, CCl5, वो तो CO3 कार्बोनेट है ना, ट्राई आना चाहिए। चलो अच्छा, इसको पहले देख लो। देखो मोनो रहेगा, एक ऑक्सीजन है, जब एक रहेगा तो उसे मोनो पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ोगे? पहले कार्बन बोलोगे, फिर मोनो, फिर ऑक्साइड। ठीक, तो ये जो होता है वायुमंडल में धुआं या गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहरीली होती है सबसे ज़्यादा। जो गाड़ी में से निकलता है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। धुआं देखो थोड़ा कम रहता है, लेकिन उसमें कैसा निकलता है? बहुत जहरीला ना। ये देखो 2 लगा है तो कार्बन डाई ऑक्साइड। 2 रहेगा तो पहले डाई बोलना है, 1 रहेगा तो पहले मोनो बोलना है, 3 रहेगा तो ट्राई बोलना है। ठीक, जैसे इसमें था सोडियम। चलो इसके बाद में देखेंगे, इसका एग्जाम्पल नहीं आ रहा है। टेट्रा, CCl4 कार्बन, देखो पहले उसको जाने दो। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये कार्बन PCl5 होता है। फास्फोरस, पेंटा क्लोराइड, तो 5 रहेगा तो पेंटा पढ़ेंगे। ठीक, 4 रहेगा तो टेट्रा पढ़ेंगे।